ठीक है, जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। इन पॉइंट्स को याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है, तो आप याद रख लेना इन पॉइंट्स को। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आता, जितना नोट्स में दिया है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर इस इतना ही करना चाहते हो तो इतना भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम ज़्यादा कर लो, तुम्हारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर खाली तुम नोट्स को भी प्रिपेयर करते हो तो मेरा ये वाली बात मेरी मान के रखो कि कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आईआईटी जेई दे दो, चाहे नीट दे दो, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आना। नोट्स में जो चीज़ें हैं दैट आर मोर देन सफिशिएंट, बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप ज़्यादा करना चाहते हो, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी डीसीए जो दिए जा रहे हैं, डीसीए को कंप्लीट करने। ठीक है, आज एक और डीसीए मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं भैया ना, सारे पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स लिख लो फटाफट। आज एक और डीसीए मिल जाएगा इसका। ठीक है, टोटल दो डीसीए और मिलेंगे सोल्यूशंस के। ठीक है, तो टोटल दो डीसीए और मिल जाएंगे तुम्हें सोल्यूशन के, उसके बाद शीट मिल जाएगी सोल्यूशन की। ठीक है, तो सोल्यूशन की शीट को कर लेना। बट पहले एनसीईआरटी करना है ना, शीट की ज़रूरत नहीं है, पहले एनसीईआरटी कर लेना। इसके बाद पहले आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना जो भी पीछे दिए हुए हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट इन टेक्स्ट भी क्वेश्चंस कर सकते हो तुम चाहो तो। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, भले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों ना हो, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए हैं, अब नोट करके लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स को एक जगह पर, नॉन आइडियल सोल्यूशन में। ठीक है, चलो। नॉन आइडियल सोल्यूशन में पहला पॉइंट ये है कि ऑल नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। जितने भी नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, कोई भी रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी और डेल्टा एस तो सबके लिए सेम है। डेल्टा जी सबके लिए नेगेटिव होना, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होना है। ये वाला पॉइंट तो सबके लिए सेम पॉइंट है। ठीक है, अब पॉजिटिव नॉन आइडियल है तो डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगी। तो ऐसे याद रखो, पॉजिटिव है तो डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर, अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, है ना, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। देखो ध्यान से, आगे बाद बाद में बात करेंगे अभी इसकी। टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो बड़ा होगा, पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स पी। सारे पॉइंट्स को मैं वापस से क्लब कर रहा हूँ। नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए सारे पॉइंट्स हैं, सब कुछ नेगेटिव होगा, टोटल वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो सारे नोट करके भी एक बार पॉइंट फिर से लिख लेंगे। ठीक है, एक इकट्ठा पॉइंट रहेंगे, रिवीजन करने में आसानी होगी, तो फटाफट लिख लें एक बार नोट करके वापस से। मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा एनसीईआरटी के। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो, तो लिख लिया होगा आपने। ठीक,
हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के, ठीक है। तो चलो खैर इसमें कुछ करना नहीं है, याद ही रखना है। तो देखो 3 एग्जांपल हैं आइडियल सॉल्यूशन के जो तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, ठीक है। ये 3 एग्जांपल, सबसे पहले तो ये 3 एग्जांपल लिख लो आइडियल सॉल्यूशन। याद करना है बेंजीन प्लस टोल्यूइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, C2H5Br, C2H5I, ये 3 एग्जांपल तुम रट लेना, ठीक है। ये 3 एग्जांपल याद रख लेना आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन ऐसे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में एग्जांपल याद रख लेना, ये 3 एग्जांपल याद रखना, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन प्लस थर्ड एग्जांपल है C2H5Br प्लस C2H5I। ये 3 एग्जांपल याद करने हैं आपको, सीधे क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। तो इसलिए जितने भी एग्जांपल्स आइडियल नॉन आइडियल के बताए जा रहे हैं वो सब अच्छे से रटने हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि बेंजीन और टोल्यूइन को मिला देंगे तो आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा, एन हेक्सेन एन हेप्टेन को मिला देंगे तो आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। C2H5Br प्लस C2H5I मिला देंगे तो फिर आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा। चलो, तो अगर इसके एग्जांपल्स लिख लिए हो तुमने आइडियल सोल्यूशन के, तो अब इसी बात पर पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स लिख लो, ठीक है। पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन के 9 एग्जांपल्स दिख रहे होंगे तुम्हें अपने सामने, ये 9 एग्जांपल छापने हैं यहाँ से, ठीक है। पहले छापो फिर बताता हूँ क्या करना है। ये 9 एग्जांपल याद रखना है, इनको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बारी बारी से पढ़ोगे ना, जब 10 बार तो पढ़ोगे ही, 10-15 बार तो पढ़ोगे नोट्स पेपर देने से पहले। इससे कम पढ़ते हो तो फिर क्या मतलब है। कम से कम मिनिमम 15 बार तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा नोट्स को। तो 15 बार जब पढ़ लोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला लिख के हो जाए एग्जांपल्स तो फिर बताना, फिर मैं एक चीज़ बता दूंगा। चलो, अब इसको देखो, याद करने का एक तरीका है, इसमें देख पा रहे होगे तुम मोस्टली अल्कोहल्स हैं। यहाँ पर भी देखो, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। इसमें एक कंपोनेंट अल्कोहल दिख रहा है, चौथे वाले में अल्कोहल नहीं है। लेकिन फिर तुम देखोगे ये सातवें वाले में अल्कोहल है, फिर यहाँ पर अल्कोहल है, फिर यहाँ पर एसीटोन ईथर है। तो मोस्टली अगर अल्कोहल दिखता है तुम्हें तो वो पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा याद कर लेना, ठीक है। बाकी एक CCl4 प्लस टोल्यूइन है, फिर CCl4 प्लस CHCl3 है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट तुमको यहाँ पर CCl4 भी दिख रहा होगा, बाकी कहीं पे भी CCl4 दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसमें भी CCl4 नहीं दिख रहा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि अल्कोहल दिखेगा हमको, ठीक है, पॉजिटिव नॉन आइडियल में, है ना, और अल्कोहल दिख जाएगा। एक हमको CCl4 दिख जाएगा, 3 एग्जाम्पल में तो CCl4 दिख रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 6 7 एग्जाम्पल तो ऐसे ही तैयार हो गए कि चलो अल्कोहल और CCl4 अगर दिख गया तो हम पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन वाले के आगे टिक कराएंगे, ठीक है। फिर एक एसीटोन और ईथर है, इसको याद रख लेना, ठीक है, याद कर लेना तुम। बाकी ट्रिक मैंने दे दी है, मोस्टली अल्कोहल्स हैं और कहीं ना कहीं आपको, या सॉरी,
CCl3 भी आप, CCl4 भी आपको देखने को मिल जाएगा, सॉरी, CCl4 दिख जाए या अल्कोहल दिख जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में आप पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन सोच सकते हो, बट फिर भी आप याद कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलो, तो अब देखो एग्जांपल नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन के, ठीक है। नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन के पहले एग्जांपल लिख लो, जितने भी एग्जांपल है, फिर आगे बात करेंगे। 12 एग्जांपल लिखे हैं ना आपके सामने, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए गए हैं सारे एग्जांपल्स, तो उनको लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल और नॉन आइडियल के, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें, फिर मैं बताता हूँ कैसे याद करेंगे। चलो, तो लिख लिए होंगे तुमने एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होगे आपके सामने, इसमें मोस्टली एसिड्स ही हैं। HCl हो गया, एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। ये फिर HI है, फिर HClO4 है, ठीक है, क्लोरिक, फिर यहाँ पर H2SO4 है, ठीक है, फिर एसिटिक एसिड है, फिर ये भी एसिड का पार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मोस्टली एसिड्स है, तो कहीं आपको एसिड्स दिखते हैं तो फिर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो वो नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन का पार्ट होगा, ठीक है। चलो, ये बात समझ गए हो। तो ये सारे मोस्टली एसिड्स हैं इसमें, बट आप चाहे तो याद कर सकते हो, यहाँ पर भी एसिड है, ठीक है। चाहे तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो, बारी बारी से याद करोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ट्रिक ये है कि भाई मोस्टली एसिड्स हैं और वो नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन है। जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के नहीं आएंगे तो उसको पूछ सकते हैं। कैसे पूछोगे, पूछोगे कैसे, समस्या तो यही बहुत बड़ी है, पूछोगे कैसे। चलो बाद में बात करते हैं इसकी, ठीक है। आएंगे कैसे नहीं, तुम्हें सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पल थोड़ी ना, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन, मुझे लगता है क्वेश्चन बोल रहे होगे। एग्जाम्पल के सॉल्यूशन प्रोवाइडेड रहते हैं। तो चलो आगे बातें करते हैं। ये वाला मोस्टली एसिड है तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लो तुम, ठीक है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा तुमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट बता दो, फिर आगे बढ़े। ये तो क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, जल्दी से बता दो, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे क्या होगा बाद में बात करेंगे, पहले अभी आज के लेक्चर पर फोकस करो। यही तो होता है, लेक्चर चल रहा होता है लेकिन दिमाग में न जाने कितनी चीज़ें चल रही होती तुम्हारे। आज के लेक्चर पर ध्यान दो, अभी ये तो बाद में भी बात हो सकती है।
अभी जो चल रहा है सामने, जो चल रहा है ना, प्रेजेंट पर फोकस करो। लेक्चर चल रहा है, दिमाग में 10 तरीके की चीज़ चलाने की कोई सेंस नहीं है। जो चल रहा है वो गायब हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बता दो। पहले तो ये सोचो सोल्यूशन कौन सा है, आइडियल सोल्यूशन बन रहा है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन बन रहा है। तो ये समझने के लिए कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है, पी टोटल निकाल लो। पी टोटल, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना 60। तो तुम्हें ये देखना है, मैच करना है क्या ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो आइडियल सोल्यूशन है, नहीं है तो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। पहली बात, पहले तो तुम पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू निकालो। अगर पी टोटल के बराबर मतलब 60 के बराबर वो वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये आइडियल सोल्यूशन है। अगर नहीं आ रही है तो नॉन आइडियल है। पहले तो ये निकालो तुम, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू क्या है। पहले तो ये कंफर्म कर लो आइडियल है कि नॉन आइडियल है। सेकंड ऑप्शन, ठीक है, तो आ गया होगा, सब निकाल लेना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। पी टोटल ज़्यादा आ रहा होगा, तुम निकाल लेना पी टोटल कितना आएगा। 40, नहीं ज़्यादा क्यों आएगा, कम आएगा। अच्छा एक सेकेंड ना, एक एक मोल है ना, तो 10 + 40, ठीक। पी टोटल ज़्यादा है क्योंकि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी कितना आएगा, 50 आएगा। पी नॉट ए एक्स ए, बहुत बढ़िया, नॉन आइडियल है। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू निकालो, 50 आएगा, और पी टोटल 60 है। तो पी टोटल अगर ज़्यादा आता है तो पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन में, पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग होने वाला है एजियोट्रोप्स। एक नया हेडिंग, एजियोट्रोप क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन से अब हटते हैं और नए टॉपिक पर आते हैं, विच इज एजियोट्रोप्स। तो अब एजियोट्रोप्स की बातें करेंगे। देखो एजियोट्रोप क्या है। पहली बात तो एजियोट्रोप नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। सबसे पहली बात दिमाग में रखने वाली है कि एजियोट्रोप्स ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो नॉन आइडियल नेचर के होते हैं। पहले पॉइंट ये हो गया। अब कौन से नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन, अ नॉन आइडियल सोल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन गैसियस फेस। ईच कंपोनेंट बोलने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ना, एक तो ए था एक बी था, तब से चला आ रहा है, एक ए है कंपोनेंट एक बी कंपोनेंट है। ठीक है, ये दो कंपोनेंट जो हैं इनके मोल फ्रैक्शंस गैसियस फेस में, ठीक है, हम लोग वाई ए वाई बी की बात कर रहे थे ना, गैसियस फेस में जो मोल्स हैं, गैस के फेस फॉर्म में जो भी मोल्स हैं, जो भी मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, बात समझे, एंड लिक्विड फेस में जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल होंगे। मतलब एक्स से वाई ए के बराबर होगा और एक्स बी वाई बी के बराबर होगा। ए कंपोनेंट के गैसियस फेस में जो मोल फ्रैक्शन है और लिक्विड फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन है वो बराबर होंगे। बी कंपोनेंट के गैसियस फेस में जो मोल फ्रैक्शन है और लिक्विड फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन है वो बराबर होंगे। तो देखो क्या लिखा है, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन गैस फेस एंड लिक्विड फेस आर इक्वल, इट इज कॉल्ड एजियोट्रोप। पहले मुझे बता दो एजियोट्रोप तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन जिसमें एक्स से वाई ए के बराबर होता हो, एक्स बी वाई बी के बराबर होता हो, उनको एजियोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग इज एजियोट्रोप। ठीक है, ये हेडिंग है, उसके बाद लिख लेना और डाउट तो बता देना। पहले तो ये बताओ एजियोट्रोप समझ में आया कि नहीं आया। चलो आ गया तो फिर लिख लो।
जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है, पेन को दौड़ा दो एकदम, फिर आगे बढ़े। ओके, अब ध्यान दो, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इन एजियोट्रोप components कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो इस पॉइंट को समझो थोड़ा। पहले तो बोल दिया वापस से, एजियोट्रोप में कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब तुम थोड़ा सोच लेना क्यों नहीं किया सकता। एक्चुअली में एक्स ए और वाई ए बराबर है और एक्स बी और वाई बी बराबर है। अब मान लो तुम वेपर्स लेके कंडेंस करते हो एक नए कंटेनर में, ठीक है, तो जो नया सोल्यूशन बना, ठीक है, जो नया सोल्यूशन बना उसके अंदर ए के कितना मोल फ्रैक्शन है, ए का कितना मोल फ्रैक्शन है, वाई ए था, और बी का कितना मोल फ्रैक्शन था, वाई बी था। तो वाई और वाई बी तो एक्स ए और एक्स बी के बराबर ही है ना। तो ये तो कौन सा सोल्यूशन है, वो तो वही बन गया जो जहां से तुमने कंडेंस किया, ये तो वही बन गया ना। क्योंकि लिक्विड स्टेट में अभी भी ए और बी का मोल फ्रैक्शन तो एक्स ए और एक्स बी ही है। तो तुम कितनी भी बार कर लो, बार बार तुमको लिक्विड फॉर्म में ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स बी मिलेगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो पॉसिबल नहीं है सेपरेट करना। ठीक है, मुझे ये वाला पॉइंट बता दो समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से बोल दूंगा इस पॉइंट को। मैं कह रहा हूँ अगर तुम सेपरेट करना चाहते हो तो वाई और वाई बी को क्या करोगे, कंडेंस करोगे, एक नए कंटेनर में लाओगे, तो फिर लिक्विड बना दोगे। अब वो लिक्विड के अंदर वाई और वाई बी पड़े हैं ना, मोल फ्रैक्शन ए और बी का वाई ए वाई बी है, और वाई ए एक्स ए के बराबर है, वाई बी एक्स बी के बराबर। तो अभी जो सोल्यूशन है तुम्हारे पास, दूसरा वाला जो सोल्यूशन बनाया तुमने, उसके अंदर ए और बी के मोल फ्रैक्शन तो एक्स ए और एक्स बी है ना, और पहले कितने थे, पहले भी तो एक्स ए और एक्स बी थे। तो फिर से मोल फ्रैक्शन तो बराबर मिल गए, तो बार बार ऐसा करोगे वैसा ही सोल्यूशन मिल जाएगा, तो डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, मुझे बता देना अगर नहीं समझ में आया होगा तो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर लिख लेना है ना इस पॉइंट। एजियोट्रोप में कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, चलो अब देखो अगला पॉइंट क्या है। एजियोट्रोप्स आर ऑलवेज नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। एजियोट्रोप्स कैसे सोल्यूशन होंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एजियोट्रोप्स कैन ऑल्सो आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। इनको हम एक और नाम देते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रोप्स को एक और नाम दिया जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। दो प्रकार के एजियोट्रोप्स होते हैं, एक तो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दोनों की बात करेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए ये पॉइंट्स आप लिख लो यहाँ से लेके। ठीक है, दो तरीके के एजियोट्रोप्स होंगे, पढ़ेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, लेकिन अभी यहाँ तक लिख लो तुम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो लिख लिया होगा। अब देखो दो प्रकार के एजियोट्रोप हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब एक्चुअली में एजियोट्रोप नॉन आइडियल सोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो प्रकार से होते हैं, एक तो पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो अगर एक एजियोट्रोप नॉन पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन से बना हुआ है, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड एज अ पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला एजियोट्रोप है तो उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोला जाएगा, और अगर नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला एजियोट्रोप है तो उसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बोलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट दोनों के लिए समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल के रूप में हमने देख लिया, 5% वाटर के अंदर 95% C2H5OH मिक्स कर दो तो ऐसा एजियोट्रोप बना दोगे तुम। 5% पानी और 95%, ठीक है, 95% इथेनॉल यूज करो तो आप एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। देखो एल्कोहल है ना, एल्कोहल पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन, याद आया, मोस्टली अल्कोहल्स थे वहां पर। तो ऐसा करके आप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना लोगे, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का, वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इस एजियोट्रोप का लेस देन होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। मतलब जो सोल्यूशन बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ए के बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होगा। मान लो बी का बॉइलिंग पॉइंट है 70 और ए का बॉइलिंग पॉइंट है 50, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 50 से भी कम होगा। ए और बी में जिसका वैल्यू छोटा होगा ना उस छोटे वैल्यू से भी कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप का छोटा होगा ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट से। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं। और इसका रीजन ये है कि पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन से बन रहा है ना, पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा होता है पी नॉट ए एक्स सी प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट तो घट ही जाएगा ना। अगर वेपर प्रेशर बढ़ने लगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो घट जाएगा। इसलिए इस वाले टाइप के एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वाला लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्यों इस एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट ए के बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, वेरी गुड। अब हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पर पहुंचते हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला एजियोट्रोप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहलाता है, ठीक है। इसको आप बना सकते हो, एक एग्जाम्पल लिया गया है 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर से, 32% वाटर ले लो और 68% HNO3 नाइट्रिक एसिड, और एसिड कौन से थे, नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन। आई होप याद आया होगा तुम्हें, तो ठीक है, नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये वाले सोल्यूशन का मतलब ये वाले एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बड़ा होगा ए के बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट से भी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, उसी का उल्टा बोल दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। यहाँ एजियोट्रोप तक कंप्लीट हो जाए तो बता दो मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो लिख लिया होगा है ना। आगे नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी पर पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। चलो तो आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपने 9th में पढ़ा होगा, तो उसी की बातें करेंगे हम। ठीक है, maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent is called as solubility of solute। तो अधिक से अधिक कितना सॉल्यूट आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घोल सकते हो, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, उस सॉल्यूट की। ठीक है, उस सॉल्यूट की। ठीक है भाई, जैसे चीनी की सॉल्यूट है, चीनी की सॉल्युबिलिटी। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप 1 लीटर में, ठीक है, 50 किलो चीनी भी डिसॉल्व कर दोगे, ऐसा नहीं। एक मैक्सिमम अमाउंट होगा 1 लीटर पानी के अंदर, आप उतना ही चीनी डिसॉल्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जितना अमाउंट चीनी का आप डिसॉल्व कर सकते हो वो 1 किलोग्राम पानी के लिए, ठीक है, चीनी की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। चलो, इजी सा टर्म है। अब देखो, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यहाँ पर हम दो चीज़ों की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। वी विल डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक बार तो सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे और एक बार गैस को भी लिक्विड में घोलेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस भरी हुई होती है। तो उस प्रकार की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बात करेंगे, और हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भी बात करेंगे, जैसे चीनी पानी का घोल। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, आगे देखो, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। किस सॉल्यूट को घोल रहे हो उस बात पर भी डिपेंड करेगा, एंड सॉल्वेंट कैसा लिया है इस बात पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा और प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। तो सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट कैसा लिया है आपने, सॉल्वेंट कैसा लिया है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। जैसे चीनी पानी नहीं घुल रहा है तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो और घुल जाएगा चीनी थोड़ा सा, सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहले लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी वाला। चलो, तो लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड की क्या सॉल्युबिलिटी होती है, इस बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि पोलर सोल्यूट इज डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जा सकता है और नॉन पोलर सोल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, NaCl और शुगर ले लेते हैं। तो NaCl और शुगर तो पोलर होता है, ये पानी में ही घुल सकता है, बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन। बेंजीन में सॉल्युबल नहीं होता। नमक और चीनी पानी में तो घुल जाते हैं, लेकिन बेंजीन में नहीं घुल पाते, क्योंकि बेंजीन तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और NaCl और शुगर पोलर है। वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है
और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर पोलर में ही डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, वाटर इज पोलर। लेकिन अगर हम बात करें नैप्थलीन और एंथ्रासीन की, तो नैप्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन पानी में नहीं घुलते वो, क्योंकि नैप्थलीन और एंथ्रासीन कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर वाला तो नॉन पोलर में ही घुलेगा, पोलर होता है वाटर तो वाटर में नहीं डिजॉल्व होगा, ठीक है, बात समझ। चलो ये वाला पॉइंट भी लिख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कि ये 2 पॉइंट जो है इनको लिख लो। चलो तो ये 2 पॉइंट भी लिख लिए होंगे आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट में ये है, सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूट जैसे चीनी है पानी में घुलेगा टिल इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच्ड। इसका मतलब ये है कि पहले तो चीनी पानी में घुल रहा होगा, ठीक है, लेकिन घुलते 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 इतना पहुंच जाएगा कि अब वापस से अगर आप घोलने की कोशिश करोगे चीनी को पानी में, तो जो पहले से घुला हुआ चीनी का पार्टिकल है वो वापस से चीनी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो सल्यूट मतलब चीनी पानी आप घोलना चाह रहे हो, तो चीनी आपने पानी में घोलना स्टार्ट किया तो पहले तो खूब सारा चीनी घुल जाएगा पानी के अंदर। अब मान लो एकदम अब इससे ज़्यादा नहीं घुल सकता, तो इससे ज़्यादा अगर आप चीनी डालोगे तो होगा क्या कि जो घुला हुआ चीनी है ना वो वापस से चीनी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझे। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा जो सोल्यूशन बनाएगा। अगर आप ज़्यादा सॉल्यूट घोलना चाहोगे तो सॉल्यूशन ही कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। आफ्टर दिस मान लो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा फिर आप सॉल्यूट नहीं घोल पाओगे। आफ्टर दिस इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद नो मोर सॉल्यूट विल बी डिजॉल्व एंड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर इस सॉल्यूशन को जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो हम सॉल्यूशन को बोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ, सैचुरेटेड का मतलब है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट टू मेक द सॉल्यूशन। बात समझ गए होगे ये वाला पॉइंट। तो सॉलिड और लिक्विड मतलब सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में अगर बात करें तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है। अब देखो सॉलिड को अगर लिक्विड के अंदर घोलते हैं, सुन लो ध्यान से, सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलते हैं तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ पर हमेशा एनर्जी लगता है, रिलीज नहीं होता। सो डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। डिसोल्यूशन मतलब हम सॉलिड को घोल रहे हैं किसमें, लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच क्या होगा इसका, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। चलो ये 2 पॉइंट और लिख लो फिर हम एक साथ बात कर लेंगे, ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला पॉइंट जल्दी जल्दी लिखो।
नहीं 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 नहीं, पूरा सोल्यूशन नहीं कन्वर्ट होगा। अब जैसे मान लो कि 50,000 पार्टिकल चीनी के घुल गए पानी के अंदर, ठीक है, 50,000 पार्टिकल चीनी के अंदर डिसॉल्व, चीनी के पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए। अब इससे ज़्यादा नहीं डिसॉल्व हो सकते, तो होगा क्या, जैसे ही आप 50,000 एकवां पॉइंट, मतलब एक और पार्टिकल चीनी का घोलने की कोशिश करोगे, तो जो 50,000 पार्टिकल घुल चुके हैं ना, उसमें से एक पार्टिकल फिर से बाहर निकल आएगा। एक डिसॉल्व तो हो जाएगा, जो आपने नया डाला वो डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो पहले ही डिसॉल्व हो गया था वो एक नया पार्टिकल अब वो फिर से चीनी में कन्वर्ट हो जाएगा पार्टिकल में। इसका मतलब टोटल तो अभी भी 50,000 ही पार्टिकल है, तो आप नया घोलने की कोशिश करोगे तो घुलेगा नहीं, वो जो घुल चुका होगा वही वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल 50,000 पार्टिकल्स ही हमेशा सॉल्यूबल रहेंगे, उससे ज़्यादा आप सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ा सकते, ये बोल रहा हूँ। पूरा पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन नहीं कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूट में, पूरा सॉल्यूशन नहीं कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। जितना आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में घोलने की कोशिश करोगे, वही एक्स्ट्रा सॉल्यूट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मैक्सिमम स्टेट को रीच करेगा, मैक्सिमम स्टेट को, उससे ज़्यादा फिर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, घुलने को बोलते हैं डिसोल्यूशन। और जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में से अलग होने लगते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट होना स्टार्ट कर जाते हैं सॉल्यूशन में से, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ये बोलना चाह रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी लिख लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम सॉल्यूट अगर आपने घोल दिया, उससे ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुलेगा, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सैचुरेट हो गया, उससे ज़्यादा सोल्यूशन में सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता। और ये डिसोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन कहने का मतलब है सॉल्यूट को सॉल्यूशन में घोलना, मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलना। और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया होगा डिसोल्यूशन, एक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ाया गया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ जाता है, अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर मान लो हमने इस इक्विलिब्रियम में, ये जो इक्विलिब्रियम हमारे पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इस इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, आगे की तरफ। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके और ज़्यादा सोल्यूशन बनाएंगे, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी सॉल्यूट की, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, इसलिए ये रिएक्शन आगे शिफ्ट हो जाएगी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। अब देखो, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, मतलब प्रेशर का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है कि वो हमें दिख पाए सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। किसकी सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड, बिकॉज सॉलिड और लिक्विड दोनों बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, तो जितना एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो वो कंप्रेस कर देंगे, ठीक, कंप्रेस ही करेंगे, सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर का कोई एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर, मैंने ये नहीं बोला सॉल्युबिलिटी के ऊपर। गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में अलग तरीके से होता है, सॉलिड का अलग होता है, तो हम अभी सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट जल्दी से लिख लो।
सिग्निफिकेंट का मतलब है इतना ज़्यादा नहीं जिसको तुम देख सको, मतलब इतना ज़्यादा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि इतना कि कम से कम दिख जाए, वो इफेक्ट दिखने लगे, उसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है एनी विजिबल इफेक्ट, जो हम उसको समझ सकें कि हाँ ये हो रहा है। ठीक है, जैसे पानी है तो एक नदी है, तो नदी को हमने नदी का पानी सुखाने की कोशिश की, तो उसमें रेत का एक पार्टिकल डाल दिया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि दिखने लगेगा हमें पानी उसका सूख रहा है, मतलब पानी हट रहा है, तो दैट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। बात समझिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बात की जाएगी। चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये वाला लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का। दिस इज लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो कुछ क्वेश्चंस एक लेक्चर 1 घंटे का और ले लूँगा, तो उसके अंदर हम कर लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए ये ख़त्म कर देते हैं चैप्टर के, थ्योरेटिकली पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, आज मतलब ये चैप्टर मेरे साइड से तो पूरा थ्योरेटिकली ख़त्म हो जाएगा, थ्योरेटिकली। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर में। गैस कैन नॉट बी इजीली डिजॉल्व इन लिक्विड, इट रिक्वायर्ड हाई प्रेशर। तो गैस आसानी से लिक्विड के अंदर नहीं डिजॉल्व हो पाती है, उसमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखा होगा आपने, अपने आप डिजॉल्व हो जाती है पानी के अंदर, अपने आप ही तो डिजॉल्व हो जाती है। जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जैसे मछलियाँ हैं, मछलियाँ जीवित क्यों हैं? क्योंकि वो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले लेती हैं, ठीक है, इनहेल करती हैं वहाँ से। पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या रहती है? डिजॉल्व रहती है। बात समझे? तो वहाँ पर पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि गैस आसानी से डिजॉल्व नहीं हो सकती। मतलब ऐसे ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हमने पानी के अंदर डाल दी तो इतना आसान नहीं, सोडा बना दिया। सोडा इज वॉट? सोडा इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड बना दिया हमने, तो वो सोडा बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, गैस को हम आसानी से डिजॉल्व नहीं कर सकते लिक्विड के अंदर, क्योंकि इसके लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इट रिक्वायर्स हाई प्रेशर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गैस। अब देखो, गैस और लिक्विड अगर मान लो सॉल्यूबल गैस और लिक्विड मिला के एक सोल्यूशन बना रहे हैं, तो उसके लिए भी एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या? गैस प्लस लिक्विड से गैस लिक्विड सॉल्यूशन, वापस से ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के एक सोल्यूशन बन गया। बात समझ में आया? जहाँ पर सॉल्यूट क्या है? गैस, और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मतलब एनर्जी जो होगी वो, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एनर्जी एक्चुअली में रिलीज होगी। ठीक है, अगर गैस पानी के अंदर डिसॉल्व हो रही होगी तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर गैस प्लस लिक्विड है, मतलब गैस लिक्विड के अंदर, एक कंटेनर मान लो तुमने गैस ले लिया और लिक्विड ले लिया, ठीक है, तो वो तो पूरे कंटेनर को ही ऑक्यूपाई किया होगा ना, गैस और लिक्विड ने तो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई किया होगा। अगर मान लो आपने गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दी, तो वो वाला एरिया, वो वाला वॉल्यूम, जितने जितने वॉल्यूम में गैस ऑक्यूपाइड था पहले, वो तो खाली हो गया ना, तो वॉल्यूम तो इवेंचुअली घट गया ना। पहले मान लो एक कंटेनर था जिसमें ऊपर तो गैस थी और नीचे लिक्विड था। अब मान लो ये लिक्विड सारी पानी के अंदर चली गई, तो उससे क्या होगा? ऊपर वाला जो वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई किया था वो तो खाली हो गया ना। तो गैस अगर पानी के अंदर घुलने लगी, मतलब लिक्विड के अंदर, पानी नहीं बोल रहा हूँ, गैस अगर लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होने लगी, तो वॉल्यूम घटने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड है इक्विलिब्रियम में, अगर इसको प्रोडक्ट साइड बोलें, तो प्रोडक्ट साइड लोअर वॉल्यूम पर होगा और रिएक्टेंट साइड हायर वॉल्यूम पर होगा। इस इक्विलिब्रियम की खास बात यह है कि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब ये रिएक्शन, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। बात समझे? एज गैस डिजॉल्व्स इन लिक्विड वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, आई होप सेकंड पॉइंट आपको समझ में। थर्ड पॉइंट ये है कि प्रेशर मान लो इंक्रीज कर दे रहा है, फॉर एग्जांपल प्रेशर। अब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होता है? रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है? रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जहाँ पर वॉल्यूम कम होता है। अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जहाँ पर वॉल्यूम कम होगा। बात समझे? तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वॉल्यूम, लोअर वॉल्यूम की तरफ जाएगा। इट मीन्स मोर गैस विल डिजॉल्व इन लिक्विड। इसका ये मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगा। तो इसका मतलब ये है, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गैस पानी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इंक्रीज करने पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाता है गैस लिक्विड के अंदर। ठीक है, वही पॉइंट वापस से बोला, एट हायर प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज हाई।
प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर ज़्यादा होगी। फिफ्थ पॉइंट में बात करें, अब देखो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल डिक्रीज। अब देखो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बात किया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, लेकिन सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बात किया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रही थी, क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था, ये एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। सिक्स पॉइंट ये है कि वही पॉइंट, लो टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए आप कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके पीते हो। कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके पियोगे तो उसकी सारी गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, क्योंकि गैस तो सॉल्युबल ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके पिया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे, घटा देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस लिक्विड के अंदर बनी रहेगी। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलो, और जब आप ढक्कन खोलते हो तो एक साथ तेजी से गैस निकलती है, क्योंकि उसको बहुत हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये वाले सारे पॉइंट्स लिख लेंगे यहाँ से। चलो भाई लिखना स्टार्ट करो। लिख के हो जाए तो बता देना। ठीक है, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक लॉ दिया गया है, हेनरी लॉ, इसको देख लेते हैं। चलो देखो हेनरी का नियम क्या है। हेनरी ने बोला कि
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हम गैस को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वेपर फेस में, ध्यान देंगे वेपर फेस में, ठीक है भाई। अभी देखो गैस वेपर फेस में भी तो होगी, मतलब हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो पहले तो गैस वेपर फेस में ऊपर रहेगी, फिर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो गैस धीरे धीरे किस में जाएगी, लिक्विड के अंदर जाएगी। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड एक कंटेनर में ले लिया और ऊपर खाली जगह, खाली जगह में मान लो हमने गैस फिल कर दी, तो गैस अपने आप तो नहीं चली जाएगी ना, गैस अपने आप तो नहीं चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हम बहुत प्रेशर ऊपर से बढ़ाएंगे, तो जैसे ही हम ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो अब गैस अंदर पानी के मतलब लिक्विड के डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यही बोल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस, जो ऊपर है उसका जो प्रेशर है जो ऊपर गैस लिक्विड के ऊपर जो गैस पड़ी हुई है उसका जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो ज़्यादा गैस पानी के अंदर चली जाएगी, ज़्यादा गैस सोल्यूशन के अंदर चली जाएगी, ज़्यादा मोल फ्रैक्शन गैस के सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। मेरी बात समझे? तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वेपर फेस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन गैस के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज़्यादा अगर प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो ज़्यादा मोल सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे ना गैस के। तो वही चीज़ है, पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व। ठीक है, या इसको हम लिखेंगे पी गैस इज इक्वल्स टू के एच। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया के एच, दैट के एच इज कॉल्ड एज हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू नोट, हेनरी कांस्टेंट, के एच को हम क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। बात समझे? इसी को हम इसी नियम को एक तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं कि मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो एक पर यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन है, मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, तो उसमें कितना गैस का मास डिजॉल्व होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, जितना प्रेशर एक्सर्ट करोगे उस पर डिपेंड करेगा। गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस का मास डिजॉल्व हो जाएगा 1 यूनिट वॉल्यूम में। तो एक तो तरीका ये हो गया लिखने का, एक ये तरीका हो गया कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात कर लें, और एक तरीका हो गया कि मास के टर्म में। बहुत ईजी सी बात है, ऊपर से गैस जितना ज़्यादा प्रेशर लगा रही होगी उतना ही ज़्यादा उसके मोल्स डिजॉल्व होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे पी गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स गैस, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे के एच को हेनरी का कांस्टेंट बोला जाता है, ये हेनरी लॉ है। ठीक है, ये जो लॉ दिया गया है ये हेनरी का नियम है, आपको समझ में आ गया बहुत ईजी। कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे गैस और लिक्विड रिएक्ट नहीं करने चाहिए, रिएक्ट करेंगे तो फिर सॉल्युबल नहीं होंगे, बात समझे, डिजॉल्व नहीं होंगे, तो उसकी बात नहीं। हेनरी लॉ के लिए नोट करने वाला पॉइंट है कि गैस और लिक्विड शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, दूसरी बात है कि के एच जो होता है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। एक सेकेंड, एक पॉइंट और लिख लीजिए, कॉमा टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक तो सॉल्वेंट पर डिपेंड कर जाएगा, एक टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट है कि के एच कब बढ़ेगा। हाँ, ये पॉइंट है, के एच जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, एक चीज़ याद रखना, के एच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। और के एच कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के एच भी बढ़ने लगेगा और सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी। और के एच डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर और टेम्परेचर पर। गैस और लिक्विड रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फटाफट हेनरी लॉ लिख लो।
क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा सब, बाकी समझ में तो आ ही गया हो। चलो इसी बात पे पहला क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे आंखों के सामने दिख क्या होगा तुम्हें। एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताओ, सोच से, तुरंत। ठीक है, करना नहीं है, मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं है पहले वाले क्वेश्चन। ठीक है, लिख लेना लेकिन क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से आंसर तो तुरंत ही बता दो। ए, क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पर कहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है? गैस की बात हो रही है, गैस में तो टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, गैस में टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, पता नहीं कैसे आ रहा आंसर, आंसर इज बी। ठीक है, अभी तो समझाया है गैस में टेम्परेचर घटाओगे, कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके ही तो पीते थे, तभी तो उसका टेस्ट इनेक्टेड रहता था। टेम्परेचर घटाएंगे तब जाके सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अभी तो पढ़ाया, पता नहीं कैसे समझ जाते हो इसे। ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया, चलो। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको कि क्या गलती की है। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अलग चीज़ है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करें, टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। चलो समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, चलो इसी बात पे अगला क्वेश्चन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, अगला। एक सेकंड ना। एक और क्वेश्चन कर लो, ये रहा तुम्हारी आंखों के सामने क्वेश्चन दिख गया। करो, ये क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने, इसका आंसर दे दो बस, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर दे दो और फिर बस एक लेक्चर 1 घंटे सवा घंटे कर लेंगे, उसमें क्वेश्चंस कर लेंगे जितने बचे हेनरी लॉ के ऊपर। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस कर लेंगे जितने भी हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन।
चलो आराम से पढ़ो और इस क्वेश्चन को करके बताओ। चलो सबको समझ में आ गया होगा, है ना? वैसे इसका आंसर दिख भी गया था तुम्हें। ठीक है, के एच डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये अभी लिखा है। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें तो पूछा है के एच इज विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, विच इज, यहाँ पे क्या पूछा है? विच इज इनकरेक्ट। सेकेंड, ठीक है, हाँ तो सही बात है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच भी बढ़ेगा। ठीक है, सही बात है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के एच बढ़ता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन है डी, के एच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर के एच भी बढ़ेगा, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी रिवाइज कर लेना सारी चीज़ों को, और एक लेक्चर और करेंगे, उसके बाद इसका टेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस के फॉर्म में भेज दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी को मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भेज दूंगा। ये ए पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, भगवान जाने ए कहाँ से आ गया। ए कहाँ से लेके आते हो तुम लोग, मुझे भी तो बताओ। अभी डी बताया गया, इसका आंसर सही है। ठीक है, चलो बस 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 बंद। ठीक है, ए डी दोनों होगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो ख़त्म करते हैं। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.